स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति गुज पब्लिक स्कूल। सारे बच्चे अपनी होम साइंस की बुक ओपन करेंगे और चैप्टर निकालेंगे जल स्रोत तथा उसके उपयोग खंड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल के स्तर यानी कि स्रोत, तालाब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नदी के बारे में बताया था, आज हम बात करेंगे तालाब। ठीक है, तो बहुत से गांव में तालाब ही जल प्राप्ति का एकमात्र स्रोत होता है। तालाबों में वर्षा का जल ही एकत्रित होता है। जिन स्थानों की भूमि पथरीली होती है वहाँ कुएं नहीं खोदे जा सकते। ठीक है, जहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पे पथरीली होती है, जहाँ पे पत्थर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे आप कुएं नहीं खोद सकते। तालाबों का जल ही खाना पकाने, नहाने, कपड़े धोने, पीने के काम आता है। तो तालाब जो है तो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका कच्चे तालाब और दूसरा आपका पक्के तालाब। कच्चे तालाब क्या होते हैं? इन तालाबों को बनाया नहीं जाता। वर्षा का जल किसी गड्ढे में या नीचे स्थान पर भरता रहता है तो उसे कच्चा तालाब कहते हैं। जहाँ जल प्राप्ति का अन्य कोई स्रोत नहीं होता वहाँ तालाब का जल ही सब कार्यों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई और साधन है ही नहीं जल प्राप्ति का तो उसी तालाब के जल को जो है लोग जो है अपने कार्यों में लेते हैं। फिर आपका पक्के तालाब। इस प्रकार के तालाब जो है वो नीचे चारों ओर से पक्की ईंट या सीमेंट से बनाए जाते हैं। ठीक है, पक्के तालाब कहलाते हैं। फिर हमारे देश के अनेक क्षेत्रों में तालाबों के जल से ही मनुष्य अपनी और अपने पशुओं की जल संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कुछ क्षेत्र में तो फसलों की सिंचाई के लिए भी तालाबों के जल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े तालाब हैं और वहाँ तालाबों की जो जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत ही है। तो तालाबों के जल की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? जो तालाब का जल होता है उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो तालाब जल जो है कि मौलिक स्रोत नहीं है। इनमें मुख्य रूप से वर्षा का जल ही एकत्रित होता है, यानी कि खुद से जल नहीं आता, जो वर्षा होती है उसी का जल उसमें एकत्रित होता है। तो वर्षा का जल जो है एक सीमा तक शुद्ध जल होता है, परंतु तालाबों में एकत्रित होने के बाद, जैसे कि अब जब वर्षा का जल आया उसमें तब तो वह शुद्ध है, लेकिन जब वह काफ़ी टाइम तक तालाब में एकत्रित है, इकट्ठा है, तो उसके बाद में वह दूषित होने लगता है। तालाब खुले हुए होते हैं क्योंकि उनमें बाहरी कूड़ा करकट, धूल, मिट्टी, घास के पत्ते और आपके बाल आदि हवा से उड़कर गिरते रहते हैं। तो ये सभी पदार्थ जो हैं जल में गलते और सड़ते रहते हैं, जिसमें जल दूषित हो जाता है। तो कुछ मनुष्य जो है तालाब में घुसकर स्नान करते हैं, कुछ स्नान करते समय थूकते हैं, खांसते हैं या फिर मलमूत्र भी त्याग देते हैं। तो पशुओं के इस प्रकार के मुक्त विचरण से भी तालाब का जल जो है दूषित हो जाता है। तालाबों के किनारे बैठकर कपड़े धोने से भी तालाब का जल दूषित होता है। तालाब का जल सदैव स्थिर रहता है। ये बहते पानी की तुलना में अधिक दूषित होता है, क्योंकि जो बहता हुआ पानी होता है उसमें जो है जो दूषित चीज़ें होती हैं वो बहते पानी के साथ चली जाती है, लेकिन तालाब का जल होता है वो ठहराव होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, सक्रिय रहती हैं। ठीक है, तो तालाब का जल अधिक शुद्ध और स्वच्छ नहीं होता। तो यदि तालाब का जल पीने और भोजन पकाने के लिए प्रयोग करें तो किसी घरेलू विधि द्वारा अनिवार्य रूप से इसे शुद्ध कर लेना चाहिए। पीने के अतिरिक्त स्नान करने, कपड़े धोने और अन्य कार्यों के लिए भी तालाबों के जल का उपयोग किया जा सकता है। अब तालाब के जल को दूषित होने से बचाने के क्या क्या उपाय होने चाहिए? तो आप बता सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में पीने एवं भोजन पकाने के लिए तालाब के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है उन क्षेत्रों में पक्के तालाब बनवाए जाने चाहिए। यदि पक्के तालाब बनवाना संभव ना हो तो कच्चे तालाब के निकट घाट अवश्य ही बनवा देना चाहिए, या फिर तालाब के जल को बाहरी गंदगी एवं गंदे पानी से बचाने के लिए तालाब की पक्की एवं पर्याप्त ऊंची मुंडेर बनानी चाहिए कि जैसे कि उसमें गंदगी तालाब के अंदर ना आए। फिर पशुओं द्वारा जल दूषित होने से बचाने के लिए तालाब के चारों ओर कांटेदार तार लगवा देने चाहिए, क्योंकि बहुत से पशु जो हैं वो तालाब में नहाते हैं, काफ़ी देर तक रहते हैं, तो उनके द्वारा भी गंदगी फैलती है। समय समय पर तालाब की सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हवा द्वारा उड़कर तालाब में गिरने वाले पत्ते, कागज आदि को नियमित रूप से निकालते रहना चाहिए। इस प्रकार द्वारा तालाब के जल को सड़ने से बचाया जा सकता है। तालाब के आसपास उगने वाले पेड़ों को कटवा देना चाहिए, जिससे कि पेड़ के पत्ते हैं, फल हैं आदि तालाब में गिरने की आशंका नहीं रहती। पेड़ होने की स्थिति में पेड़ों पर बैठने वाले पक्षी भी तालाब के जल को दूषित कर सकते हैं। तो जो तालाब कच्चे होते हैं उनमें घास, कुछ विशेष प्रकार के पौधे उगने लगते हैं। तो जल को दूषित होने से बचाने के लिए इन पौधों एवं घास को समय समय पर उखाड़ते रहना चाहिए। और उस समय व्यक्तियों को जो तालाब का पानी प्रयोग करते हैं तालाब के जल की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना पड़ता है।
तो इस प्रकार कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि तालाब के जल को दूषित होने की आशंका हो। फिर है जल एक बड़ा स्रोत, ये तो तालाब था। अब हम बात करते हैं झील की। पृथ्वी के अंदर जल ही जल है। झीलें भी तालाब की तरह थोड़ा सा ही स्थान घेरती हैं। झीलें जो है पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये एक प्राकृतिक तालाब झील होती है। तो इसमें जो है झीलों में वर्षा का जल होता है इकट्ठा, और साथ ही पृथ्वी के अंदर से फूटने वाला जो स्रोत होता है वह झील का स्तर बनाए रखता है। जैसे कि तालाब में क्या होता है, सिर्फ वर्षा का जल स्तर होता है, लेकिन झील में जो है पृथ्वी के अंदर से भी जो जल आता है वह भी स्रोत है, और बारिश का पानी भी इसमें जाता है। तो झीलें जो है दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी कृत्रिम झील और दूसरी होती है आपकी प्राकृतिक झील। ठीक है, फिर है आपका कृत्रिम झील। कृत्रिम झील क्या है? कृत्रिम झील में आप बांध बनाकर बनाई जाने वाली झीलें इस प्रकार की झीलों में गिनी जाती हैं, यानी कि वो बनाई जाती हैं बांध बनाकर। इस प्रकार की झीलें जहाँ तीन ओर पहाड़ियाँ और पृथ्वी निचाई पर हो, वहाँ चौथी ओर बांधकर इस प्रकार की झील बना दी जाती है। वहाँ वर्षा का जल एकत्रित होता रहता है और इससे बिजली पैदा की जाती है, जैसे कि हमारा भांगड़ा बांध और आपका नागल बांध। ठीक है, ये कृत्रिम झील के द्वारा होता है। फिर आपका प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील क्या होती है? इस प्रकार की झीलें जो हैं पहाड़ी से निचाई पर होती हैं, जो पहाड़ होते हैं उससे निचाई पर होती हैं। इसमें वर्षा का जल पृथ्वी की निचली भूमि में भरता रहता है, जिससे इन्हें प्रकृति प्रदत्त प्राकृतिक झीलें कहकर पुकारा जाता है। झील के अंदर जल का स्रोत अवश्य होता है। यही कारण है कि झील का कभी भी पानी नहीं सूखता और ये जल शुद्ध और पीने के योग्य होता है। जल प्राप्ति के अन्य स्रोत भी होते हैं, जैसे कि झरने एवं सोते। अब जल के प्रकृति प्रदत्त स्रोत झरने एवं सोते भी हैं। पृथ्वी के अंदर का जल कुछ क्षेत्रों में किन्हीं कारणों से पृथ्वी की सतह को फोड़कर बड़ी तेजी से बाहर आता है, तो इस प्रकार के जल स्रोत को सोता कहा जाता है। जैसे कि काफ़ी प्रेशर अगर पृथ्वी के अंदर पानी का भर जाता है तो एकदम से पृथ्वी से ऊपर को पानी आता है, तो उसको कहा जाता है जल स्रोत का सोता कहा जाता है। इन स्रोतों से प्राप्त होने वाले जल के गुण एवं विशेषताएं इस क्षेत्र की भूमि की विशेषताओं के अनुकूल होती हैं। जैसे कि कुछ स्रोतों का जल जो है मीठा होता है, कुछ का खारा होता है, कुछ का भिन्न स्वाद का होता है। ठीक है, तो कुछ स्रोतों के जो जल हैं कुछ विशेष लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यही नहीं, कुछ स्रोतों का जल है बहुत ठंडा होता है और किसी का बहुत गर्म होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो स्रोतों के जल के गुण एवं उपयोगिताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये जल जो है औषधीय गुण भी विद्यमान होते हैं। तो इन स्रोतों का जल पाचन तंत्र, त्वचा विकारों के उपचार के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो अनेक स्रोतों के जल में गंधक की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, उसमें स्मेल आती है। तो इन स्रोतों का जल जो है त्वचा संबंधी कुछ रोगों के उपचार के लिए उपयोगी होता है। अब इन स्रोतों के जल ही में कुछ क्षेत्रों में झरने भी पाए जाते हैं। झरने जो है वो ऊंचे क्षेत्र से नीचे की ओर गिरते हैं। आपने देखा होगा ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ गिरते हैं। मुख्य रूप से पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। झरनों के जल के गुण एवं विशेषताएं भी आपके स्रोतों के समान ही होती हैं। तो स्रोतों और झरनों के पानी को स्थानीय व्यक्तियों की राय में अगर प्रयोग करना चाहिए तो इनके गुण और अवगुण से परिचित होना चाहिए। अगर आप स्रोतों का और झरने का पानी यूज कर रहे हैं तो आपको इसके गुण और उसके अवगुण दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब स्रोतों के जल की विशेषताएं क्या होती हैं? स्रोतों का जल जो है शीतल तथा स्वादिष्ट होता है, साथ ही शुद्ध भी होता है। ये जल जो है जल प्राप्ति का एक साधन होता है। कहीं कहीं इन स्रोतों में खनिज लवण मिले रहते हैं और ये लवण स्वास्थ्यप्रद होते हैं, और ये जो हमारे उदर विकार होते हैं इनको ठीक करने के लिए उत्तम होते हैं। कहीं कहीं स्रोतों के जल में गंधक या अन्य लवण मिलकर इसे कठोर बना देती हैं, अतः यह जल जो है खाना बनाने के योग्य नहीं रहता। फिर जंगली जानवरों के लिए जल ही जल प्राप्ति का साधन होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहाँ तक ही। इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो सारे बच्चे अपने होमवर्क को करेंगे। चलिए, अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में करने हैं ये लघु क्वेश्चंस, ये आपको कॉपी में करने हैं। मैंने टिक लगा दिए यही वाले, और ये क्वेश्चंस जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न, ये आपको अपनी बुक में करने हैं। ओके, तो सारे बच्चे अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।